हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस हिंदी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का ये लेक्चर सीरीज 3 है और आज हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे जो संबंधित है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से, यानी कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से। तो चैप्टर की शुरुआत में जॉर्ज वॉशिंगटन का एक कोट है। कोट ये है कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन, यानी कि कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक, सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे नेक कार्य है किसी भी इंसान के लिए। इस तरह के कोट का इस्तेमाल हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, खास करके जब हम उसका निष्कर्ष लिख रहे होते हैं तो उससे एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। अब हम कुछ डेटाज देख लेते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं अगर याद रहा तो जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बिहार में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसके जीडीपी में 2017-18 में 21% रहा है और जो क्रॉप सेक्टर है उसका जो शेयर है वो जीडीपी में 12.1% रहा है। तो दो पॉइंट जो यहाँ से ये निकलते हैं कि कृषि एवं समवर्ती क्षेत्रों का जो हिस्सा है वो बिहार के जीडीपी में 21% है, जबकि फसल का जो हिस्सा है वो 12.1% है। साथ ही साथ टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो है वो 3615 करोड़ से बढ़ के 5176 करोड़ हो गया है 2018-19 में। मतलब सरकार जो है इस सेक्टर पे ज़्यादा खर्चा कर रही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है बिहार में वो 75.25 लाख हेक्टेयर है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो 144% है। मतलब बिहार में अगर 100% लैंड है तो उसमें से 75.25 लाख हेक्टेयर पे जो है वो कृषि की जाती है, मतलब उसकी जुताई हो चुकी है। और जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, फसल सघनता जो है वो 144% है। तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट निकलते हैं? सबसे पहला तो ये कि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का बिहार के जीडीपी में जो शेयर है वो 21% है, क्रॉप सेक्टर का जो शेयर है वो 12.1% है। टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे जो है वो बढ़ के हो गई है 5176 करोड़ और जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है बिहार में वो 75.25 लाख हेक्टेयर है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो 144% है। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो प्रोडक्शन है, अनाजों का जो उत्पादन है वो 413.21 लाख टन था 2017-18 में, जो बढ़ के 515858 लाख टन हो गया है। देखिए इस तरह के जो डेटाज है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में सवाल यूजुअली नहीं पूछते हैं। तो मेन जो ओवरऑल जो फिगर है वो ये कि बिहार का जो एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे मेनली जो है वो शेरल्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइस और वीट का जो कंट्रीब्यूशन है टुगेदर जो है वो 70% जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है, मतलब जो 75% जो मैंने आपको बताया ये जो लैंड है यहाँ पे कृषि की जा रही है। इस 75% में जो 70% जो एरिया है उसमें जो है वो चावल और गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, उसको उगाया जा रहा है। तो बिहार का जो टोटल जो लैंडस्केप है एग्रीकल्चर का उसमें जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो राइस एंड वीट है। और बिहार में जो पल्सेस हैं, मतलब जो दाल या दलहन है, ये हमेशा से ही कम उगाई जा रही है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। एक जो पॉइंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार सरकार को मेज़ एंड वीट यानी कि मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए कृषि क्रमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि बिहार को दिया गया, इससे पहले भी बिहार को कृषि क्रमन अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, तो सवाल यहाँ से ये आता है कि बिहार को जो कृषि क्रमन अवार्ड दिया गया है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए दिया गया है? तो हमें याद रखना है मेज़ एंड वीट, राइस नहीं। ओके, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टॉक एक्वाकल्चर, मतलब कि पशुपालन और मत्स्य पालन से एंड एग प्रोडक्शन से। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटाज हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। काम का ये है कि जब हमें हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग या फिर एग्रीकल्चर पे कुछ भी लिखना होगा अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तो हम इस एरियाज़ का मेंशन कर सकते हैं कि बिहार में
एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, सरकार को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से एरिया है, लाइफ स्टॉक का एरिया है मतलब पशुपालन पे, साथ ही साथ मत्स्य पालन पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, नदियों नालों की कमी नहीं है। तो ये जो 2 एरियाज़ है यहाँ पे अगर हम रिसर्च डेवलपमेंट करें, बहुत सारी यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो बिहार का जो पाथ है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ का जो पार्ट है, जो दर है, वो बढ़ सकता है। एक बात आपने नोटिस की होगी कि बिहार में इतनी सारी नदियां हैं, तालाबें हैं, पर फिर भी यहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश से आती हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मछलियाँ नहीं होती, मछलियाँ होती है, पर प्रोसेसिंग नहीं होता, अच्छे से मार्केटिंग नहीं होती। तो संभावनाएं बहुत है, बस इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की कमी की वजह से बिहार पिछड़ रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो अगर मेंस आंसर राइटिंग में हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में इस तरह के पॉइंट्स हमारे लिए काम आएंगे, क्योंकि आपको बिहार का जो ओवरऑल इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसका एक आइडिया लगेगा आपकी बातों से। ओके, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो किस तरह का है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली इस चीज़ को बात नहीं करनी। मैंने इस बार चार्ट को इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अलाइड सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये टर्म यूज़ किया, कृषि एंड सहवर्ती क्षेत्र। तो कृषि तो आपको पता है कि क्या होता है, सहवर्ती क्षेत्र मतलब अलाइड सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। यहाँ पे देख लीजिए, मत्स्य पालन यानी कि मछली का जो उत्पादन होता है वो, मृदा एवं जल संरक्षण, दुग्ध उत्पादन डेयरी सेक्टर, सहकारिता मतलब अलाइड सेक्टर, वानिकी एवं वन्य जीवन फॉरेस्ट्री, पशुपालन यानी कि लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खाद्य भंडारण फूड जो हम संभाल के रखते हैं, एंड फसल उत्पादन वो जो सेरियल का प्रोडक्शन है, राइस व्हीट एंड मेज एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ओके, चलते हैं आगे। हम बात करते हैं कि बिहार में लैंड यूटिलाइजेशन यानी भूमि का उपयोग किस तरह से होता है। तो ये जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि कितनी बार सिर्फ परसेंटेज पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वन क्षेत्र कितना है, तो 6.6%। उसी तरह शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 56.0। ओके, प्रति भूमि कितनी है, 11.1। कृषि के लिए अनुपद भूमि कितनी है, 23.0। तो ये सारे जो डेटाज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन कितना है, 6.6, शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 56.0, एंड कृषि के लिए अनुबद्ध भूमि कितनी है, 23.0। ओके, अब हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। बीपीएससी ने इससे पहले भी सवाल पूछा है कि इनमें से कौन से स्रोत से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहर से जो है वो 63% जो है वो इरिगेशन होता है बिहार में। सेकेंड नंबर पे हमारा तालाब आता है 31%। तो यहाँ पे आपको सीरियल वाइज भी पूछा जा सकता है कि आप इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से स्रोत हैं जिससे इरिगेशन होती है। सबसे पहले नहर से, फिर तालाब से, और उसके बाद नलकूपों से। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्कीम बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए स्कीम, अगर स्पेसिफिकली बात करें स्कीम की, तो कौन से साल में इस स्कीम की शुरुआत हुई, ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये स्कीम के तहत कौन कौन से प्रावधान है, ये हमारा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए आपको एग्रीकल्चर पे लिखना है, तो आपने भारत सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी स्कीम्स है वो तो लिख दिए। अगर आप उसमें में बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए स्कीम को मेंशन कर देंगे तो क्या होगा, एक तरह से आपके आंसर को इन्हांस करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप, जो बिहार सरकार के द्वारा 2008 से इम्प्लीमेंट की जा रही है। और इसी का परिणाम रहा है कि बिहार जो है वो सिलसिलेवार ढंग से प्रगति कर रहा है। और इसी की वजह से जो कृषि क्रमण अवार्ड मेज़ एंड व्हीट में मिला है 2020 में, इसी का परिणाम है। तो सबसे पहला जो स्कीम है वो है हमारा कृषि रोड मैप। एक सवाल ये भी हो सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप सबसे पहले कब शुरुआत की गई थी, तो 2008 में। जो हमारा दूसरा स्कीम है वो है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन। इसके तहत जो राज्य के जो 5 शहर है उसके छतों पे बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब 5 शहर ऐसे चुने गए हैं जिसके जो छत हैं, जो रूफ्स है, टॉप है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाएगी। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, भूमि की कमी होती जा रही है, पर आबादी बढ़ रही है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो
जगह है, मतलब रूफ टॉप, वहाँ पे अगर हम सब्जी उगाते हैं तो एक तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती है, साथ ही साथ जो शॉर्टेज है मार्केट में, डिमांड सप्लाई मिसमैच, वो भी हमारा कवर अप हो जाता है। जो हमारा थर्ड स्कीम है वो है बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन। इसके तहत जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जो गंगा के किनारे हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनिक जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक सवाल तो ये कि कितने डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर। ये सारे ज़िलों में बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बिहार राज्य जैविक मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये जो जैविक मिशन है इसका जो उद्देश्य है मेन वो ये है, सबसे पहला तो ये नाम से ही आपको पता है कि जैविक खेती को बढ़ावा देना। दूसरा ये कि प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना है। उसके बाद मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण करना है। खेती को जो है सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल मतलब ना सिर्फ आज बल्कि कल की ज़रूरतों को भी वो पूरा कर सके। साथ ही साथ किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है। और जो ये जैविक कृषि होती है उसके लिए जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक है, इसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जाता है किसानों को। चलते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम जिसमें बिहार ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 बार के इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार करके, ताकि उनकी जो एड ऑन इनकम है, मतलब कृषि से परे उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सके। जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है वो है जल जीवन हरियाली कैंपेन से संबंधित। ये कैंपेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये इकोनॉमिक सर्वे के कवर पेज पे है, दूसरा बिहार के जो न्यूज़पेपर्स है या फिर जो बिहार सरकार के जो बहुत सारे मिशंस हैं, बहुत सारे जो कैंपेन्स चली हैं, तो इस हिसाब से ये जो हमारा अभियान है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसके तहत एक स्कीम है जो हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसको कहते हैं जलवायु के अनुकूल कृषि, मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसमें क्या किया गया है कि 8 जिलों को जो है वो चुना गया है। इसके 40 गाँव में जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को मतलब उसके अनुकूल उस कृषि ग्राम को विकसित किया जाएगा, और वहाँ पे एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। मतलब आपने 8 डिस्ट्रिक्ट के 40 गाँव को चुन लिया, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट सही रहा, रिजल्ट सही आया, तो फिर से इसको सेकेंड फेज़ में इसको विस्तारित किया जाएगा। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन के द्वारा। तो ये सारे जो संस्थान हैं ये आपस में मिलकर इस परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो ये जो रुपये जो आवंटित करते हैं इससे भी BPSC सवाल पूछ चुकी है। 64th में उन्होंने कृषि कन्या उत्थान योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए, इससे सवाल पूछा था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे। अब जो है वो पशुपालन और मत्स्य कृषि के लिए कौन कौन से स्कीम्स चला रही है बिहार सरकार, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्कीम है वो है बिहार जीविका मास्टर प्लान, बिहार लाइफ स्टॉक मास्टर प्लान। ये जो है वो इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है, और ये शुरू हुआ है 2019 में। तो सवाल ये हो सकता है कि बिहार लाइफ स्टॉक मास्टर प्लान कब शुरुआत किया गया था, तो 2019 में। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों के डोर स्टेप पे इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, मास डिवोरिंग जो है प्रोग्राम उसको शामिल किया जा रहा है। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोकुल ग्राम गायों की जो देशी नस्ल है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए बक्सर जिले के डुमराव में एक गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। तो सवाल ऐसे हो सकता है कि कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है, तो डुमराव के और बक्सर जिले के डुमराव गांव में। ओके, दूसरा जो हमारा सवाल पॉइंट बनता है वो ये कि सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेंट स्टेशन जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूर्णिया ज़िले में, और ये जो है वो किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ओके, चलते हैं आगे। अब एक दो और स्कीम है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसको टाई अप कर दिया गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट
सर्विसेज से। तो इसके बारे में आपने सुना होगा ICDS के बारे में। ICDS क्या है, इसमें जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनको ये भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो जब एनिमल हस्बेंड्री को ICDS से लिंक किया गया है तो इससे 2 मकसद पूरे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि हम माल न्यूट्रिशन से लड़ सकते हैं, कुपोषण की जो समस्या है उससे, और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको दूध या अंडा का जो आपूर्ति है वो आसानी से किया जा सकता है। तो वैसे भी कहा जाता है कि हमारे ये एक पॉइंट है जो हमेशा काम आता है कि सिनर्जी बिटवीन वेरियस स्कीम्स, मतलब हर स्कीम अगर एक दूसरे से आपस में जुड़ेंगी तो ये ज़्यादा अच्छा परिणाम देगी। जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसको अगर हम मिड डे मील से जोड़ दें तो एक तो यहाँ से सैनिटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, यहाँ से माल न्यूट्रिशन की, तो क्या होगा, एक तरह से हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को ऐड किया गया है ICDS से, जिससे माल न्यूट्रिशन के साथ साथ जो आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध पाउडर या जो अंडों की आपूर्ति है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2017-18 में बिहार की GDP में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? 21%, 22%, 23% और 24%। तो आपको पता ही है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2017-18 में बिहार के GDP में फसल क्षेत्र क्रॉप सेक्टर का कितना हिस्सा रहा है? तो कितना रहा है? 12.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है कि भारत सरकार ने किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता में अपनी उपलब्धियों के लिए 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार से सम्मानित किया है? मेज एंड वीट, राइस एंड मेज, राइस एंड वीट, वीट एंड पल्सेस। सही जवाब है मेज एंड वीट, मक्का और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन, बिहार राज्य जैविक मिशन कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? तो कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? 15, 14, 13 या 12? 12 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार ने हाल ही में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम क्या शुरुआत की है? राज्य सरकार ने 5 साल के लिए परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 120 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़? सही जवाब है 60 करोड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की देशी नस्ल के बेहतर संरक्षण के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? समस्तीपुर, बेगूसराय, डुमराव या सारण? तो की जा रही है बक्सर जिले के डुमराव में। ओके, तो सही जवाब है डुमराव इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच।